जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट्स। एनडीए 2024 आज 1 सितंबर को ये पेपर हो गया है। इसके आंसर की मैथ्स का पेपर था, तो इस पेपर 1 का आंसर की और एनालिसिस ये लेकर मैं आया हूं आपके लिए आज की इस वीडियो में। वेलकम टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स अगेन। एट एसएसबी क्रैक एग्जाम्स वी प्रोवाइड a number of online coaching on various defense exams. ठीक है, do check out our courses and for any discount and when you are checking for any course discount के लिए 10% का Warrior 10 कोड जरूर यूज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्स, इंग्लिश और जीके ये सेक्शन आपको पता ही है। ये मार्किंग स्कीम था, हर सही सवाल का मैथ्स में 2.5 नंबर और गलत होने पर 0.83 था। ठीक है, चलिए एनालिसिस पे आते हैं। किस टॉपिक से कितने सवाल रहे देखिए। सेट्स एंड रिलेशन से 4 रहे, फंक्शन से 7। फंक्शंस मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और काफी सारे टॉपिक्स पर थे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, उसको डिटरमिनेंट के साथ मिक्स करके सवाल आए थे। ठीक है, अच्छा जनरल मॉड्यूलस पे Z1 बाय Z2 इस पर भी बेस सवाल था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर इस बार काफी सवाल थे, 7 सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के एप्लीकेशन पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम तो थे काफी क्वेश्चन। बाइनोमियल थ्योरम पे आप 1 या 2 सवाल, बहुत कम सवाल थे। सीक्वेंस सीरीज पे एपी जीपी के टर्म्स में आपको पूछा था कि ये एपी है जीपी है क्या रहेगा, ये सब पूछा गया था। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पे मैट्रिक्स का बेसिक प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट का जनरली किसी और टॉपिक के साथ कंबाइन करके सवाल थे, ऐसे 8 सवाल रहे। ट्रिग्नोमेट्री पे 13 क्वेश्चंस जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। जनरल आपका साइन कॉस टैन इनकी वैल्यूज पर भी बेस्ड सवाल था। एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D 3D में 2D पर भी उतने ही सवाल, लगभग 8 सवाल 9 सवाल। 3D पर भी 5-6 सवाल। स्पीयर पर बेस्ड सवाल था। प्लेन और प्लेन और स्पीयर का इंटरेक्शन, सॉरी दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, उस पर बेस्ड सवाल था। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका लिमिट पर बेस्ड, डिफरेंशियबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, कंटिन्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चन था। इंटीग्रल कैलकुलस में जनरल फंक्शंस का इंटीग्रेशन ये सब था। डिफरेंशियल इक्वेशन पे सिर्फ 2 सवाल आए, एक ऑर्डर डिग्री का और उसी पर बेस्ड आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। वेक्टर अलजेब्रा पे हर साल की तरह इस साल भी इस पेपर में भी 5 सवाल थे। स्टैटिस्टिक्स में 6 थे। जनरली स्टैटिस्टिक्स में अराउंड 10 सवाल रहते हैं, 9 से 10 सवाल, लेकिन इस बार सिर्फ 6 था। और प्रोबेबिलिटी पर 14 सवाल थे। प्रोबेबिलिटी पर 14 सवाल थे। लॉग बाइनरी नंबर्स कुछ खास इसमें क्वेश्चन थे नहीं, हाँ लॉग का कहीं कॉन्सेप्ट यूज किया गया और बाकी मिसलेनियस थोड़ा, तो मिलाकर 1 सवाल होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल था कुछ इस तरीके से, लेट समेशन आई इक्वल टू 1 xi स्क्वायर 855। तो m मीन दिया था, सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन दिया था x1 x2 x9 तक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर। तो m स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। सिग्मा स्क्वायर आप जब सॉल्व करेंगे, सिग्मा स्क्वायर आप जब सॉल्व करते, ठीक है, हल्का आइडिया मैं आपको हर एक सवाल का दे दूंगा, लेकिन डिटेल्ड यहां पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अभी आंसर की मुझे देना है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं आपको सारे सवालों के एक बार फटाक से आंसर दे दूं। ठीक है, तो जब आप सिग्मा स्क्वायर करते, ठीक है, तो ये बराबर आता, दैट इज बेसिकली द वेरिएंस। ठीक है, तो ये बराबर आता समेशन xi स्क्वायर माइनस समेशन xi का होल स्क्वायर, और इसका फिर रूट लेते हैं आप, ये डिवाइड बाय n रहता है आपका। ठीक है, 1/n से डिवाइडेड रहता है। ठीक है, इस तरीके से 1/n वो पार्ट रहता है वहां पे, बेसिकली सीधा n नहीं रहता इस तरीके से। ठीक है, एक साइड पे n डिवाइड होता है, एक पर n मल्टीप्लाई रहता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसा रहता है कुछ। होल स्क्वायर और यहाँ 1/n, और यहाँ n दिया कितना था, n कितना था 9, क्योंकि 9 का है बाई 2n। ठीक है, तो समेशन आप वही 1 to n लेते हैं और इसके, तो आप जब सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता 95। ठीक है, चेक कर लीजिए 95 इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल था मीन ऑफ सीरीज x1 से xn तक x बार है, अगर xn को रिप्लेस कर दे k से तो क्या होगा नया मीन। तो सिंपल था, टोटल सम क्या हो जाएगा n टाइम्स x बार, उसमें से माइनस करेंगे xn और प्लस कर देंगे k और होल डिवाइड बाय n, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल।
fair coin is tossed till two heads occur in succession, what is the probability that number of tosses required is less than 6? तो इसमें इंडिविजुअल एक एक का प्रोबेबिलिटी निकालना था कि पहले दो टॉस में ही दो हेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी। पहले तीन टॉस में पहला हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आ जाए, उसका प्रोबेबिलिटी। फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए आपको निकालना था, दैट इज केसेस ऑफ 2, 3, 4 और 5। ठीक है, जैसे पहले में ही ये हेड हेड आ गया, ठीक है, तीसरे में ऐसा नहीं है, हेड टेल हेड आया, चौथे में कई सारे केसेस बनेंगे कि हेड टेल, फिर हेड नहीं होगा, फिर अगेन टेल, फिर हेड। चौथ में भी केस यही रहेगा आपका, है ना, हेड टेल 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 और हेड। ठीक है, इन चारों की प्रोबेबिलिटीज आपको निकालनी थी और सम करना था। ठीक है, ऐड कर देते तो आपका आंसर आ रहा था 19/32। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको भी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अर्न ए कंटेन्स 2 white and 2 black balls while अर्न बी contains 3 white and 2 black balls. One ball is transferred from अर्न A to अर्न B, then a ball is drawn out of अर्न B. What is the probability that ball is white? ठीक है, तो अगर पहले आपको इसमें से ये देखना है कि व्हाइट बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटीज क्या है। ठीक है, सॉरी, अर्न ए में से एक बार व्हाइट बॉल या वो जो बॉल आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो ब्लैक बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां लगेगा फॉर कि जो आपने ट्रांसफर किया वो व्हाइट था और उसके बेसिस पर अर्न बी से जो बॉल आपने बाहर निकाला वो भी व्हाइट हो। ठीक है, एक बार वो रहेगा। फिर दूसरा क्या है कि ब्लैक बॉल आपने निकाल के रखा हुआ, लेकिन जब निकाला जो आपने बॉल अर्न बी से निकाला वो व्हाइट था। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्न ए टू अर्न बी एंड देन व्हाइट बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम अर्न बी। एंड द अनदर वन केस इज आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी दैट विल मल्टीप्लाई विथ कि अर्न बी से आपने ब्लैक बॉल निकाला, व्हाइट बॉल निकाला। ठीक है, तो इसका आंसर था 7/20। ठीक है, तो दो दो प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होगा और बीच में ऐड होगा, सम होगा, क्योंकि वो दो केस होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, पी ए इक्वल टू पी स्लैश ए बाई बी, तो जनरल आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे सवाल था, पी बी बाई ए इज 0.5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। तो ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये मिल जाएगा आपको, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ए, अगर प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी है, दोनों अगर बराबर है तो ए और बी इंडिपेंडेंट है। और सेकंड और थर्ड भी आप सॉल्व कर लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी सॉरी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए यूनियन बी। तो उन दोनों को आप जब सॉल्व करेंगे जो गिवन है उसको यूज करते हुए, तो आंसर आएगा कि तीनों सही है, तो आंसर आपका डी होगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, टू परफेक्ट डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस इज नाइदर 9 और 10। तो टोटल 36 प्रोबेबिलिटी, 36 केस बनते हैं आपके, आपको सम मेक श्योर करना है कि 9 या 10 ना हो। तो वो नीचे 36 तो चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, 1, 5 या 7 कैसे हो सकता है, उससे तो ज्यादा ही होंगे ना। तो सीधा उत्तर आपने कर दिया ऑप्शन डी, 29/36। आगे बढ़ते हैं। द अकरेंस ऑफ अ डिजीज इन एन इंडस्ट्री इज सच दैट द वर्कर्स आर 20%, वर्कर्स हैव 20% चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 वर्कर्स चूजन एट रैंडम 4 और मोर विल सफर फ्रॉम डिजीज। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल था, आप 4, 5 और 6 तीनों के लिए निकालेंगे। क्या फॉर्मूला रहता है, NCR P N माइनस R Q R, बस इसी को सॉल्व करना था। तो आंसर आता ऑप्शन ए 53/3125। नीचे 5 की पावर 5 बनेगा, दैट इज 3125। ऊपर आप 5 से अगेन कैंसिल, मेनली वैसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 6 बनेगा, ऊपर जो बनेगा वो 5 से ऊपर नीचे कैंसिल होता है, तो इससे फिर इस तरीके का आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 परफेक्ट डाइस आर रोल्ड अंडर द कंडीशन दैट नो टू शो द सेम फेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द फेसेस शोन इज एन 1। अंडर द कंडीशन क्या है कि कोई भी दो फेस सेम ना हो। ठीक है, तो इसमें किस तरीके के क्राइटेरिया, किस तरीके के केस बनेंगे, नो टू शो द सेम फेस। तो जैसे पहले ने एक दिखाया तो आपने फिक्स कर दिया कि कोई एक ही दिखाए, ठीक है, बाकी दो कोई और दिखाए, 6 में से बाकी का 5, और ये जो दिखा रहा है वो तीसरा ना दिखा तो 4। ठीक है, तो उस तरीके से आ जाएगा। तो ये अराउंड 60/120 बनेगा। जैसे
नो टू शो द सेम फेस, कोई भी दो सेम फेस ना दिखाए, ठीक है। तो आपका इस तरीके से बनता है ये कि जो सैंपल स्पेस नीचे का बनता है उसमें आउटकम्स होते हैं 6 × 5 × 4, और नीचे जो बनेगा, ऊपर जो बनेगा सॉरी, वो बनेगा 3 × 5 × 4, तो ये बन जाएगा हाफ, इस तरीके से। क्योंकि वो 3 कहां से आया, 5 × 4 तो समझ में आ गया कि आपने एक को फिक्स कर दिया, बाकी के 5 में से कोई एक लिया और उसको यूज करके फिर तीसरा बदल जाएगा, डन। लेकिन वो जो एक है वो मैं कहीं भी कर सकता हूं ना, वो दूसरे डाइस में भी आ सकता है, वो तीसरे डाइस में भी आ सकता है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर रहा फिर हाफ, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 3 perfect dice D1, D2 and D3 are rolled. Let X, Y and Z represent the numbers on D1, D2 and D3 respectively. What is the number of possible outcomes that X less than Y less than Z? तो आप Z1 लेकर, Z को 1 लेकर Y कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 5, X कितने बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, ठीक है। 5 केसेस आपके Y के बनेंगे और उसके अकॉर्डिंगली 4 केसेस आपके X के बनेंगे। सिमिलरली आप Z को 2 लेके चलो, फिर 3 लेके चलो, फिर 4 लेके चलो, Z 4 तक ही जा सकता है मैक्सिमम, क्योंकि X 6 तक ही जा सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि टोटल 40 पॉसिबिलिटीज होंगे। अब ये जो 40 पॉसिबिलिटीज है ये एक दूसरे के रिपीटेड है, इसमें आपने रिपीट कर दिया है, डबल हो गया है, तो इसलिए आधा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए रहेगा इसका 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, हर साल ही इसका सवाल रहता है, अप्रैल में भी इस पर बेस सवाल था। एनपी बराबर 6, रूट एनपी क्यू बराबर √2, तो सॉल्व कर देंगे तो 9 और 2/3 आ जाएगा एन और पी की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। x-3y+4 एंड 2x-7y+8 = 0, दो इक्वेशन दी हुई है लाइंस की, रिग्रेशन पर बेस्ड लाइंस। आपको रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स निकालकर इस इक्वेशन में रखना है। bxy+7byx क्या होगा, तो सिंपल है, पहले वाला जो है x-3y+4 = 0, इसको x = my+c उस फॉर्म में लाइए, और तो इसका स्लोप जो होगा ये कुछ ऐसा आ जाएगा, x = 3y-4, तो इसका स्लोप जो आया यानी कि bxy ये आ गया 3, bxy आ गया 3, ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन है 2x - 7y+8 = 0, ये हो जाएगा आपका y बराबर -2/7x -8, तो यहां से byx मिलेगा आपको, दैट इज -2/7, -2/7, -2/-7 आएगा ना, सॉरी, +2/7, यस। हाँ, इसको अब आप यहां रख दो, तो 3 + 7 × 2/7, 3 + 2 क्या आया, ऑप्शन डी, दैट इज 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, n की क्या वैल्यू होगी, तो n+1 2n+1/6 होता है सम ऑफ स्क्वायर्स टिल n²। जब आप एवरेज ले रहे हैं, मीन ले रहे हैं, तो n+1 2n+1/6 हो जाता है, तो उसकी जगह ऑप्शन डाल के देखिए 18 19 20 21 क्या वर्क कर रहा है वो देखो, किससे 130 बन रहा है, तो ऑप्शन देखेंगे क्या, 19 रखने से 130 बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स आर चूजन at random from 1 to 10, what is the probability that they are consecutive? consecutive कितने हो सकते हैं, 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स अगर आप 10 से चूज कर रहे हो, तो नीचे आ जाएगा 10c3, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, नीचे 10c3 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, probability that they are consecutive। अच्छा, तो 1 2 3 2 3 4 इस तरीके से बनेंगे ना, केसेस आपके इस तरीके से ही बनेंगे, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 8 6 7 8 तक आ गया, फिर 7 8 9 और 8 9 10, फिर 9 10 11 हो गया, तो 8 तक जा रहा है ये,
ठीक है, तो टोटल 8 ऐसे बनेंगे, है ना। तो अगर 8 हैं, सही है, अगर 8 हैं इफ 8 आर करेक्ट, तो 8 अपॉन उस तरीके से बनेगा ना, 8। तो 10C3 कितना होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, है ना। अच्छा, 3 से ये 3 गया और 2 से ये 5 गया। हाँ, तो ये देखो ऊपर 8 बचा और नीचे 8 बटा 15। नहीं नहीं नहीं, 15 इंटू 8, यस, करेक्ट करेक्ट। तो 1/15, यस, ऑप्शन सी आपका आंसर। ठीक, चलिए हल्का आइडिया दूंगा मैं आपको, सवाल को उस तरीके से देखेंगे। एबीसी 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स था, इज एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ 3 probability of B is equal to 4 probability of A and 3 probability C equal to 2 probability B. What is probability A equal to? तो सिंपल सा था, अगर एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोला है मतलब तीनों का सम 1 होगा, सिंपल। सम 1 बोले है, सम 1 अगर बोल दिया है तो बस उसके बाद आपको पी बी को पी ए के टर्म्स में, पी सी को पी ए के टर्म्स में लाकर ऐड करना था और पी ए निकालना था। ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा 9/20। ठीक है, अ डाई हैज 2 फेसेस विद नंबर 4, 3 faces with number 5 and 1 face with number 6. 4, number 4, 3 faces with number 5 and 1 face with number 6. If the die is rolled once, then what is the probability of getting 4 or 5? चार फेसेस, दो फेसेस है नंबर 4 के, 3 faces with number 5 and 1 face with number 6. If the die is rolled once, then what is the probability of getting 4 or 5? ठीक है, इसका 5/6। हाँ, वैसे तो दिख रहा है कि सिर्फ एक ही फेस है जो 6 के साथ है, ठीक है, तो 5/6 में मैं एक बार इसको चेक भी कर लूंगा। ठीक है, इस बार इस सवाल को एक बार के लिए आप स्थगित रखें, इसका मोस्ट प्रोबेबली शायद 2/3 रहेगा। ठीक है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, मे बी इट वुड बी 2/3, बिकॉज इसमें दिखने में लग रहा है कि दो फेस 4 के हैं, 3 5 के हैं, तो 4 या 5 आने का क्या रहेगा, तो उस तरीके से नहीं, इसमें कॉम्बिनेशन भी लगेगा। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं अपन, ये, अरे डायरेक्ट टाइप कर सकते, ठीक है, चलिए तो बी मार्क कर दीजिए इसका। ठीक है, 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉक्स कंटेन्स 2 ब्लैक 4 येलो एंड 6 व्हाइट बॉल्स, द 3 balls are drawn in succession with replacement. What is the probability that all 3 are of the same color? तो 2 ब्लैक है, 4 येलो 6 व्हाइट्स, 3 balls are drawn with succession। तो एक निकाला बॉल, उसको वापस रख दिया, फिर एक निकाला फिर वापस रख दिया, फिर एक निकाला फिर वापस रख दिया, तो इसमें आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ऑप्शन डी आ जाएगा 5/12। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला सवाल, ए कैन हिट अ टारगेट 5 times in 6 shots, बी कैन हिट 4 times in 5 shots, 6 कैन हिट 3 times in 4 shots. What is the probability that A and C may hit but B may lose? ए और सी साथ में हिट करें और बी लूज कर रहे हैं, तो इसको भी आप जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे 5 times in 6 shots, 6 बार जो शॉट लगे उस पर 5, तो ए की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, बी इज 4/5, सी के लिए 3 times in 4 shots, तो 3/4 हो जाएगा। तो ए और सी तो हिट करे लेकिन बी लूज करे, तो साथ में आप निकाल लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा 1/8। ठीक है, चलिए फटाफट मैं आपको आंसर्स बताता हूं। द लेटर्स ऑफ द वर्ड जूलॉजी आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉन्सोनेंट्स वॉज, इनको साथ में अरेंज करके परमुटेशन निकालेंगे तो 1/35 उससे आएगा, फिर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/35 आ जाएगा। चलिए जूलॉजी इस तरीके से। Natural number x is chosen at random from the first 100 natural numbers. What is the probability that x square plus x less than greater than 50? तो किन नंबर्स के लिए वर्क करता है, जिन नंबर्स का स्क्वायर प्लस वो खुद 50 से बड़े। तो जैसे 3 4 5 6 7 है ना, तो 6 तक नहीं आएगा, 7 के बाद सारे नंबर्स का स्क्वायर प्लस देम विल बी ग्रेटर देन 50, तो इसलिए ऑप्शन आया इसका 7 का आंसर 23/25 है। अच्छा, सो दिस इज इफ आई टेक इट इन टर्म्स ऑफ 100, बिकॉज आप चूज कर रहे हैं फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में से।
4 92, तो एक और नंबर होगा 7 का होगा 7 स्क्वायर 49 प्लस 7, तो दैट इज ग्रेटर। ठीक है, ठीक है, आप चेक कर लेना। ठीक है, 6 तक तो 6 स्क्वायर प्लस 6 इज लेस देन, व्हाट अबाउट 7 स्क्वायर, वो ग्रेटर देन 50 है। 8 का भी, 9 का भी, 10 का भी, 11 12 13 इस तरीके से। अच्छा, तो 6 तक है तो 94/100 आएगा। अच्छा, 94/100 है तो 47/50, नहीं नहीं नहीं, 24/25। हाँ, लेकिन हाँ उसी तरीके से करना है आपको। यस, कि आप नंबर्स चूज करें जिससे वो वर्क करे। ऑप्शन डी पे आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मीन डिविएशन ऑफ फर्स्ट 10, जो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसमें 10 रखने से आंसर आ जाएगा 2.8 या 2.9 समथिंग कुछ आ रहा है, तो इसलिए नियर आपका इट इज नियरर टू 3, इसलिए आंसर ऑप्शन सी रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसका इंटीग्रल पूछा था फ्रॉम 0 to 2, तो इसको वही है मॉडुलस को तो ब्रेक करके, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये फैक्टर्स भी बन जाएगा, तो उस हिसाब से ब्रेक करके आप सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन डी आता है 10/3। 1 2 3 एफ एक्स, तो ये तो 1 2 0 to 2 था एफ एक्स के लिए। अगर ये 1 to 2 हो रहा है, 1 to 3 कर रहे हैं, अगर हम 0 से 2 ना करके 1 से 3 तक कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, दैट इज 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो दो के सवाल का सेट आ रहा था इसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो ये एफ टी और जी टी दिया था, आपसे पूछा था कि कौन से इनमें से ऑड फंक्शन है, तो दोनों ही ऑड फंक्शन है, दोनों ही ऑड फंक्शन है। सिंपल था, माइनस टी रख के देखिए, एफ टी की जगह माइनस टी रख के देखिए, तो क्या माइनस एल एन ऑफ दैट वो बन रहा है पूरा, तो हाँ बन रहा था। तो जीटी में भी वो टैन एफ टी, वो टैन ऑफ दिस लगाने पर भी वो माइनस बाहर आ रहा है, दोनों ऑड फंक्शन है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर है, बोथ 1 and 2। चलिए, माइनस पाई से पाई जीटी डीटी क्या रहेगा, तो ये जो जीटी है टैन एफ टी ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में माइनस ए टू ए आप करते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, इसका अप्रैल में भी एग्जैक्टली सेम सवाल था, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो क्या होगा, तो उसमें बस ऑड फंक्शन पता भी करना था, तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन पर f0 -1 था, f'0 आपको दिया था hx f2x fx प्लस 2, डिफरेंशिएशन करना था h'0, आंसर इसका ऑप्शन डी था 2। ठीक है, आगे बढ़ो। g'0 क्या होगा, ये ऑप्शन ए आएगा -4। आगे बढ़ते, इंटीग्रल 0 to π/2 fx by gx, where fx equal to sin x and gx is sin x plus cos x plus 1, तो dx by gx का इंटीग्रल 0 to π/2, तो डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल था, आंसर इसका ऑप्शन सी था ln2। ठीक है, अच्छा, अगला था कि इस इंटीग्रल का क्या होगा fx by gx, जहां sin x अपॉन sin x plus cos x plus 1, तो ये आंसर आएगा ऑप्शन सी, π/4 माइनस ln2/2। चेक कर लीजिए अपने उत्तर। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द 2 आइटम्स दैट फॉलो, तो ये इंटीग्रल के फॉर्म में ये बराबर ux vx -3, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस फॉर्म में लेके आना है आपको, और फिर आपसे पूछा था u² x माइनस v² x, तो आंसर बी था इसका 1। ठीक है, अच्छा, ux vx का प्रोडक्ट क्या होगा, ux इंटू vx का प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा ऑप्शन बी, √x प्लस x³। चेक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द 2 आइटम्स दैट फॉलो, gx है cos स्क्वायर √x और gofx है cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस, यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज f(x), तो चेक करना था बस आपको, कॉम्पोजिशन फंक्शन पर बेस्ड था सवाल कि क्या f(x) बनेगा। ठीक है, तो f(x) बनेगा ऑप्शन सी cos स्क्वायर x, f(x) बनेगा आपका cos स्क्वायर x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, अगला फिर gx क्या होगा, हाँ यहीं से फिर gx आप निकालो, वो √x होगा, ऑप्शन सी आया cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x की जगह फिर √x आ जाएगा, हाँ gx, यस cos स्क्वायर √x, और g(f(x) आ जाएगा cos x, इस तरीके से मॉडुलस, हाँ करेक्ट करेक्ट, तो उस हिसाब से फिर ये वर्क कर रहा है। तो आप ऑप्शन रख के देख लेना जिससे जो वर्क कर रहा है। और अगला सवाल आपको g(x) दिया था, दोनों कंबाइन करके साथ में भी सॉल्व कर सकते थे आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द 2 आइटम्स दैट फॉलो, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे दिया हुआ है, एक पे आप
सॉल्व करके स्क्वायर कर रहे हो और एक पे स्क्वायर करके फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा रहे हो। तो 0.99 और 1.001 के लिए दिया था। 0.991 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रहेगा? 0। तो ये पहला टर्म हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस इस टर्म का स्क्वायर अगर मैं करूं तो वो और 0 और 1 के, तो ये भी 0 ही होगा। तो ये f 0.999 0 हो गया। f 1.001 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस इस चीज का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 का ऊपर आएगा, 1 के ऊपर आएगा, तो दोनों ही टर्म्स 0 आ जाएंगे, दोनों ही फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन बी दैट इज 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। fx is continuous at x equal to 0, fx is continuous at x equal to 1। यही फंक्शन के बारे में पूछा है। कंटिन्यूअस 0 पे रहेगा, 1 पे रहेगा। दोनों ही स्टेटमेंट्स सही नहीं है, मतलब दोनों सही नहीं है, सिर्फ आपका सेकंड सही है। 1 पे कंटिन्यूअस है, 0 पे नहीं है। 0 पे दोनों साइड से आप लगा के देखें, एफ ऑफ एक्स पर नहीं वर्क कर रहा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रही। ठीक है, या 0 पे रखने से सेम नहीं आ रहा, मतलब वही वो जो कंटिन्यूटी का आपका कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स इज कॉस 2x प्लस एक्स, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू पता करना था, -π/2 से π/2। तो ये वैसे जनरल सवाल है। ठीक है, आप चाहो तो इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस भी लगा सकते हो कि आप डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालो और फिर देखो -π/2 के π/2 के बीच में कौन से हैं, उसको फिर एफ एक्स में रख के देखो, वो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन बी था, √3/2 प्लस π/2। आंसर चेक करते रहिए, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू भी उसी से ही आ जाएगा। वही डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स पे रखने से पॉजिटिव आना चाहिए, तो वो वैल्यू यूज करते हुए ठीक है इसको निकालना था। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए था, -1 प्लस π/2। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द टू आइटम्स दैट फॉलो, द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन x इक्वल टू। ठीक है, कर्व था, एरिया अंडर कर्व का सवाल, ऑप्शन बी था इसका आंसर 1। और पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम के साथ उसके वो था 1/6, ऑप्शन ए। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द टू आइटम्स दैट फॉलो, सेम वही। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर और डिग्री था, इन 1 और 1 था। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, dy/dx प्लस उस फॉर्म में। ठीक है, या मे बी dx/dy। ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि लीनियर एक बन जाएगा, तो ऑर्डर डिग्री आपका 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अच्छा, उसका तो ऑप्शन ए ही है, 1 and 1। और इसको आप इक्वेशन को, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन फैक्टर यूज करके आप जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा, 4xy माइनस y⁴ इज इक्वल टू सी। अच्छा, अगला सवाल, z इज इक्वल टू, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड y इज दिस फंक्शन माइनस x, where dot is the greatest integer function, x is not an integer but positive, then what is the value of x? वो एक इंटीजर हो, ठीक है, वो इंटीजर नहीं हो लेकिन पॉजिटिव हो, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा, वैल्यू ऑफ z क्या होगा, y। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर बेस्ड सवाल थे पेपर पे। ठीक है, इसका आंसर -1 था। ठीक, अच्छा, 4x + 1 gx kx + 2, फॉग और गॉफ बराबर है तो k की वैल्यू क्या होगी? तो फॉग आप निकालोगे तो 4 इंटू kx + 2 + 1 इज इक्वल टू k इंटू 4x + 1 + 2। तो दोनों तरफ से सॉल्व करके k निकालना था, ऑप्शन ए 7 आ जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल, मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा, fx = log base 10x² + 2x + 11। तो इसका मिनिमम वैल्यू है 1, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट पर बेस्ड सवाल था, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मॉडुलस लगाया हुआ है ऊपर, एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऑप्शन डी इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, a cos x + b sin x + c। तो इसका होता है ऑप्शन डी, √a² + b²। ठीक है, √a² + b²। ठीक है, प्लस c, हाँ ठीक। f2x अगर 4x² + 1 है, देन फॉर हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ x विल f2x बी द GM, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ fx एंड f4x। तो f2x अगर ये है तो जनरली वो वही हुआ है, 2x होल स्क्वायर + 1। तो fx आपका क्या होगा, 2x + 1, f4x भी उस हिसाब से निकाल दो। तो प्रोडक्ट करके देख लो कितनी वैल्यूज पर, x की कितनी रियल वैल्यूज पर ज्योमेट्री, तो वो x पर आपका एक एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करने से x की वैल्यूज मिलेगी आपको। तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही वैल्यू होगी,
जिस पर वो ज्योमेट्रिक मीन बने। ठीक है, चलो अगला सवाल। fx अगर मॉड में नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यस काफी सवाल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 221 व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीजर सॉल्यूशंस। तो जनरल सॉल्व करिए इसको बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, फिर देखिए कितने इंटीजर सॉल्यूशन है उनका, बस आपको सम करना है जो भी सॉल्यूशन मिले। तो वो ऑप्शन डी इसका आंसर था 30। ठीक है, 9x minus 8 root x such that gx equal to fx minus 1, then which one of the following is correct। तो इसका आंसर ऑप्शन बी था, gx equal to 0 has only one real root which is an integer। तो gx equal to 0 करना था, मतलब fx 9x minus 8 root x minus 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। देखना था फिर उसके हिसाब से कि gx इक्वल टू 0, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर देखना था कि रियल रूट, तो सिर्फ एक रियल रूट है और वो भी एक इंटीजर होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 sec थीटा माइनस tan थीटा, लिमिट पर बेस्ड सवाल, ऑप्शन बी इसका आंसर 0। अगला सवाल, fx fy अगर f xy के बराबर है, f2 अगर 4 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1 बाय 2। फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका आंसर 1/4। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द 2 आइटम्स। 2 आइटम्स के लिए पूछा है, तो यहां से 2D ज्योमेट्री पर बेस्ड सवाल थे। सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, तो आप बोल सकते हैं कि सेंटर इसका ओरिजिन पर है और रेडियस 10 है। बी और सी कोई एक ट्राइंगल है जो उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो एंगल बीएसी पूछा था, तो आंसर इसका सी था, या तो π/4 होगा या 3π/4 होगा। ठीक है, अगला सवाल था कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो वो था ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अगला सवाल, सी π/4 और 3π/4। अच्छा, ये मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ठीक है, मे बी इसका आंसर एबीसी में से ही है, शायद गलती से ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लूंगा इस सवाल में। ठीक, अगला सवाल, ABCD is an isosceles trapezium and AB is parallel to DC. Let A23, B43, C51 be the vertices. What are the coordinates of vertex D? तो इसका आंसर ऑप्शन सी था, 1,1। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो बराबर होंगे। ठीक है, हाँ वो बराबर थे। ए बी पैरेलल टू डीसी, बिल्कुल ट्रेपेजियम है, तो बाकी दो साइड्स, तो 3 के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, चौथा आपको पूछा गया था। तो डिस्टेंस बराबर करना था, बस डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाता है ना, ऑप्शन सी। अगला सवाल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम का। चारों के कोऑर्डिनेट्स आ गए, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर आपको चारों पॉइंट मिले हुए हैं तो आप दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, स्लोप और उससे, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो उन दोनों लाइंस का। तो ऑप्शन बी आ रहा है, 3 और 7/3। अगला सवाल, स्पीयर का इक्वेशन था, इवन अप्रैल एनडीए 1 2024 अप्रैल वाले पेपर में भी था स्पीयर पर बेस्ड क्वेश्चन, उसमें कोऑर्डिनेट्स पूछे गए थे। डायमीटर ऑफ स्पीयर यहां निकालना था, इक्वेशन दी हुई थी, तो सॉल्व किया तो ऑप्शन बी आया, 5√3/2। अगला सवाल, सेंटर कहां लाई करता है, किस प्लेन पे लाई करेगा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर था, 4x + 8y + 8z + 15। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द 2 आइटम्स दैट फॉलो। एस अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है दो प्लेन्स का, दो प्लेन के इंटरसेक्शन पर एक लाइन होगा, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज थे बी -7 6 1। ठीक है, अगला सवाल, LMN अगर डायरेक्शन कोसाइंस है एस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 43L²। तो ऐसा सेम टाइप का सवाल अप्रैल में भी था, तो काफी मिलता जुलता पेपर था ये, अप्रैल से काफी चीजें सेम टाइप पर पूछी गई थी। ठीक है, तो 43L² - M², तो आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो वहां से कोसाइन निकालकर 43 से मल्टीप्लाई और इस एक्सप्रेशन में रखना था, तो ऑप्शन ए आ रहा था 6। ठीक है, अगला सवाल, कंसीडर करिए इन दो अगले दो सवालों के लिए जो दिया गया आपको। एल आपको दिया है, ये एक लाइन है, इसको लाइन फॉर्म में आप ले जा सकते हैं, और पी एक प्लेन, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में लेकर आइए। डायरेक्शन रेशियोज का पूछा था, तो उस मेनली बस उस स्ट्रेट लाइन जो आपको लाइन की इक्वेशन दी है उसको स्ट्रेट लाइन फॉर्म में लाना था, x - x1 a या l, x - x2 b, y - y1 b = z - z1 c, उस फॉर्म में लाना था बस। तो डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं आपको, जो भी डिनोमिनेटर में आता, तीनों इक्वल टू के इधर उधर, वो आपका डायरेक्शन रेशियोज होता है। इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड पी,
तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं, हाँ, तो इक्वेशन को बस सेटिस्फाई करके देखना था, आ जाता है इसका आंसर भी, ऑप्शन डी -4 -3 3। चलो, वेक्टर अलजेब्रा पर सवाल थे। 3 अल्फा 2 बीटा किसके बराबर होगा अगर ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक नल वेक्टर है। तो नल वेक्टर मतलब इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया, वेक्टर प्रोडक्ट किया, और जो भी एक्स वाई जेड, मतलब जो भी आपका अल्फा बीटा के फॉर्म में आपका आई कैप जे कैप के कैप है, उन तीनों को जीरो से इक्वेट किया, तो और फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली, उसको 3 अल्फा + 2 बीटा में रखा, आंसर आया ऑप्शन ए 36। अगला सवाल, थीटा अगर एंगल है बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी, if a plus 2b is perpendicular to 5a minus 4b, then what is cos theta plus cos 2 theta? a और b दो यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, तो cos थीटा बराबर कितना होगा? अच्छा, डॉट प्रोडक्ट नहीं दिया है आपको, ठीक है। a + 2b जो है वो परपेंडिकुलर है 5a - 4b के, तो बस प्रोडक्ट करने से जीरो आना चाहिए, प्रोडक्ट करने से जीरो आना चाहिए। तो प्रोडक्ट करते वक्त a और b का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हो तो 1 लिख देना बस, और फिर आप थीटा निकाल दो, फिर cos थीटा + cos 2 थीटा निकाल दो। ऑप्शन बी आ रहा था इसका आंसर, हाफ। अगला सवाल, थीटा बी द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स, ये दोनों सेम आ गए क्या? अच्छा, ये सेम ही आ गए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, यस हाफ। इसको हटा देते हैं, ओके, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी, दैट इज हाफ। अगला सवाल, ए बी सी डी ई एफ अगर एक रेगुलर हेक्सागन है और ए डी आपका एम बी सी लिखा है और सी एफ एन ए बी, देन व्हाट इज एम एन इक्वल टू? इसका आंसर था ऑप्शन ए -4, ठीक। अगला सवाल, वेक्टर्स ए बी एंड सी आर ऑफ द सेम लेंथ, सेम लेंथ के हैं, इफ टेकन पेयर वाइज दे फॉर्म इक्वल एंगल्स, if a is I cap plus j cap or b j cap plus k cap, then what can c be equal to? सेम लेंथ के हैं वेक्टर्स, तो मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सर इक्वल। अगर पेयर वाइज ले तो इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, मतलब ए डॉट बी या बी डॉट सी, उसमें जो कॉस थीटा वो सेम रहेगा। ए अगर आई कैप प्लस जे कैप है, बी जे कैप प्लस के कैप है, व्हाट कैन बी सी इक्वल टू? तो उस हिसाब से फिर सी निकालना था आपको, तो आंसर सी था, बोथ 1 और 2 दोनों के लिए वर्क कर रहा है। तो आप दोनों रख के देख लो, जिससे भी थीटा सेम आ रहा है तो देख रहे थे दोनों से सही आ रहा है। अगला सवाल, डायगोनल्स एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के इन लाइंस के अलोंग, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? सॉल्व करने पर रोम्बस आ रहा है, चारों साइड बराबर आएंगे। तो देखिए कैसे पता कर सकते हैं ये कि दोनों डायगोनल्स हैं, दोनों लाइंस का अगर स्लोप 90 डिग्री आ रहा है, दोनों लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है, यानी कि दोनों लाइंस के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका मतलब रोम्बस है, बिकॉज डायगोनल्स आर रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, रोम्बस। अगला सवाल, तो एक इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है और क्यू और आर पी एक्स वाई एक पॉइंट है, तो दोनों फोकाई से जो डिस्टेंस है उनका सम क्या होगा, पी क्यू प्लस पी आर, तो ये ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर, 1, ठीक है, 1 आएगा इसका आंसर, ठीक। अगला सवाल, P24 और Q है 812, R 1014, S वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो आप जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं वो पॉइंट मिल गया, वो मिड पॉइंट की तरह एक्ट करेगा फॉर फर्स्ट डायगोनल एज वेल एज सेकंड डायगोनल, है ना, तो उस हिसाब से फिर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला से, एक्स प्लस वाई करने से ऑप्शन बी 10 आ रहा है। अगला सवाल, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है x² माइनस दिस एंड y² माइनस दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर दिस एंड दिस, तो ये वर्क कर रहा है, तो सेंटर को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये दोनों पॉइंट्स होंगे, आप सेंटर निकाल लो और उससे फिर आ रहा था, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल आर एट 1 4 एंड 3 2, तो उससे भी वर्क कर रहा है, क्योंकि दोनों से ही आपका सेंटर सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब मिड पॉइंट विल बी द सेंटर, तो 1 और 2 दोनों सही रहेगा, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। लेकिन 3 नहीं है, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर दिस, क्योंकि पहला जो आ रहा है 1 + 3, तो सेंटर आ रहा है आपका 2, 3, लेकिन थर्ड वाले से नहीं हो रहा, तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए रहा, ठीक है। अगला सवाल, बी रहा इसका आंसर, कंसिडर द पॉइंट्स P4K के एंड Q4K -4K
पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। पैराबोला क्या इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4kx। अगर वर्टेक्स जो है वो ए है, देन व्हाट इज एंगल पी ए क्यू। एंगल निकालना था। दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं 4k माइनस 4k, ड्रॉ करने से फिर वो एंगल क्लियर हो जाता है। तो ऑप्शन बी आ रहा था इसका 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस सवाल था। z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पर z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 जीरो था। आपको मॉड्यूलस निकालना था z1 बाय z2 का। तो इसका आंसर था ऑप्शन ए 1। 1 इसका आंसर रहेगा जब आप मॉड्यूलस निकालेंगे। अगला सवाल, रियल वैल्यू ऑफ हाफ प्लस रियल पार्ट ऑफ z1 बाय z2। तो इसी सवाल पर बेस था। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी 0। आप निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। अगला सवाल, प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 229635। फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ टर्म्स आर इन जीपी। ये जीपी में 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी में है और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको। फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ टर्म जीपी में, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने पर ऑप्शन डी 6 आ रहा है। ठीक। अगला सवाल, इन 5 टर्म्स का सम क्या होगा। तो वो है ऑप्शन सी 75। ठीक। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द 2 आइटम्स दैट फॉलो। 8 प्लस 3 रूट 7 की पावर 20 u प्लस वी 8 माइनस 3। तो ये जनरल एल्जेब्रा पर बेस्ड था। u प्लस वी प्लस डब्ल्यू निकालना था। आंसर डी था इसका 1। अगला सवाल, u प्लस वी इंटू डब्ल्यू, ये सिंपल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से हो जाता। ऑप्शन बी इसका आंसर था 1। ठीक है, इसका भी 1, इसका भी 1। ठीक है, 0 से b के बारे में दिया हुआ है कि वो 0 से 1 से कम, 0 और 1 के बीच में था। अगला सवाल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ था। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये जो तीनों टर्म्स है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, रूट्स आर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर नहीं है, रूट्स इक्वल है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दिया। तो उससे सॉल्व करने पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एचपी में आएंगे। मतलब 2b स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा, एचपी आ जाएगा। ठीक है, आगे, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इसमें सॉल्व करने पर आंसर जो है वो ऑप्शंस को मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मे बी देयर कैन बी ए मिसप्रिंट, तो इसलिए यहां पर आंसर को ब्लैंक रखा है। ठीक है, तो केस थोड़ा डाउटफुल है इसमें। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द 2 आइटम्स। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स दिया है, ए इंटू एडजॉइंट ए पूछा था आपसे, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर ऑर्डर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वही है प्रॉपर्टी, उसको सॉल्व किया तो ऑप्शन डी आ गया। ए इनवर्स निकालना था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, सॉल्व किया तो ऑप्शन ए आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स। ये सारे नंबर्स आपको देखने हैं, तो इनमें से कौन से इरेशनल होंगे। तो ध्यान रखें ऑप्शन सी। अच्छा, इनमें से कौन कौन से इरेशनल होंगे, 1 और 2, ये दोनों इरेशनल है। थर्ड इरेशनल नहीं है, 1 और 2 आपका इरेशनल रहेगा। ठीक है, तो कितने इरेशनल रहे, ओनली 2। ऑप्शन सी रहा इसका आंसर। ठीक। अच्छा, इफ ये इस हमने रेशियो के फॉर्म में दिया था ट्रिग्नोमेट्री का, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 आ रहा था, ऑप्शन बी। अगला सवाल, P tan theta minus 30 degree equal to Q tan theta plus 120 degree. Then what is P plus Q by P minus Q equal to? Sin 2 theta, cos 2 theta, 2 sin 2 theta या 2 cos 2 theta। तो 2 cos 2 theta के बराबर आएगा। आप दोनों तरफ से एंगल सेम कर सकते हो। जैसे P tan theta minus 30 है, तो Q tan उधर लिखा जा सकता है थीटा प्लस या 180 माइनस थीटा प्लस 20 लिखा जा सकता है उसको, tan थीटा प्लस 120। फिर वो नेगेटिव में आएगा ना, फिर वो नेगेटिव आप ले लो बाहर, या माइनस ऑफ tan 180 माइनस, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और tan थीटा माइनस 30 को लिखा जा सकता है माइनस tan 90 माइनस थीटा माइनस 30। दोनों तरफ से 60 एक टर्म बन जाएगा। उस तरीके से फिर p बाय क्यू निकाल दो, दैट विल बी इक्वल टू p प्लस क्यू बाय p माइनस क्यू। p डिवाइड बाय q के ही बराबर है ये। ठीक है, तो ऑप्शन डी के इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 cos 2 थीटा, सॉल्व आउट करेंगे तो। अगला सवाल, P एंड Q अगर नॉन वॉइड रिलेशन है, नॉन एम्प्टी, फाई नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। P और Q रिफ्लेक्सिव होंगे। अगर P और Q रिफ्लेक्सिव है, इंप्लाइज P इंटरसेक्शन Q इज रिफ्लेक्सिव। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या ये सिमेट्रिक होंगे, P यूनियन Q इज सिमेट्रिक, ये नहीं होगा। लेकिन क्या P इंटरसेक्शन Q ट्रांजिटिव होगा, तो सही होगा। तो ऑप्शन सी आपका आंसर है 1 एंड 3। ठीक, अगला सवाल,
नॉन एम्प्टी सेट 10 एलिमेंट्स इन कॉमन, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स डू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस हैव? तो इट विल बी, अगर 10 एलिमेंट्स कॉमन में है तो उसका स्क्वायर होगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन डी 100 आ गया आंसर। अगला सवाल, 7n माइनस 6n इज डिवाइडेड बाय 36 फॉर n इक्वल टू 100। तो इसको आप बाइनोमियल थ्योरम यूज करके कर सकते हैं। उसमें जो लेफ्ट साइड लेके आते हैं फिर हम चेक करते हैं किससे डिविजिबल होगा। तो रिमाइंडर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1। एक 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने। चलिए अगला, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 स्ट्रेट लाइंस एंड अ सर्कल इज लाइंस एज वेल एज सर्कल एंड लाइंस। इसका आंसर था ऑप्शन सी 40। एपी में अगर रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स पी स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉमन डिफरेंस। तो आप सॉल्व आउट करेंगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका, द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ट्वाइस द फर्स्ट टर्म। What is the number of real roots of the equation x minus 1 whole square plus x minus 3 whole square plus x minus 5 whole square? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी सिंप्लीफाई करने पर। और जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों रियल आएंगी, दोनों रियल आएंगी, तो ओनली 2 होगा। 3 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रियल रूट्स 3 तो हो ही नहीं सकता, या तो ओनली 1 हो, ओनली 2 हो, या नन हो। ठीक है, तो ओनली 2 आ रहा है। ये दोनों ओनली 2 नहीं, दैट इज द मैक्सिमम, लेकिन ऑप्शन में ओनली लिखा है। आगे बढ़ते हैं। क्लास ऑफ 240 स्टूडेंट्स 180 पास, सेट्स पर बेस्ड सवाल था ये। ठीक है, जनरल वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन ए आता है इसका 60। आगे बढ़ते हैं। 4 साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर सवाल था। देन व्हाट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस 4 कॉस इनवर्स एक्स? ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी थी। ऑप्शन सी आता है इसका आंसर, 3 पाई बाय एक्स की वैल्यू। फिर कॉट स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस tan इन स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3, व्हाट विल बी दिस इक्वल टू? 11 बाय 12, 11 बाय 24, 7 बाय 24 या 1 बाय 24? ऑप्शन बी था इसका, 11 बाय 24। ठीक है, कॉट स्क्वायर दिस tan स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3 इक्वल टू, ठीक है, तो कॉट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोसेक स्क्वायर। tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप? सेक स्क्वायर समथिंग माइनस, उस तरीके से सॉल्व करें। ऑप्शन बी इसका आंसर, 11 बाय 24। आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी, हाँ साइन फॉर्मूला जैसे यहाँ पर कॉस ए कॉस बी कॉस सी लिख दिया। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ये बी प्लस सी आ जाएगा, साइन 90 माइनस ए प्लस सी, साइन उस तरीके से ही आ जाएगा। 90 माइनस नहीं, 180 माइनस बी प्लस सी, बी प्लस रेशियो में ही है। एरिया निकालना था फिर आपको। ए दिया हुआ था आपको 6 सेंटीमीटर, एरिया आ रहा ऑप्शन ए 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करना था, साइन फॉर्मूला को इस जगह पर यहाँ कॉस दिया हुआ है। ठीक है, और ए की वैल्यू दी हुई है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन अगर ये है, tan अल्फा tan बीटा है, वेयर 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा? रूट्स आप निकाल लो और उनको इक्वेट कर दो tan अल्फा tan बीटा से। ठीक है, और फिर अल्फा निकाल लो और 2 अल्फा बीटा देखो क्या आ रहा है, उस हिसाब से फिर ट्राइंगल आप बताओगे कि राइट ट्राइंगल आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल एबीसी है, एंगल ए बराबर 75 डिग्री, बी 45 डिग्री, 2a माइनस बी। ए और बी एंगल दिया है तो एंगल सी भी आ जाएगा, 2a माइनस बी। तो साइड को एंगल से रिलेट करके करना था इसे सॉल्व। ठीक है, तो ये बी के बराबर आएगा, √2 सी के बराबर आएगा। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर इक्वेशन cot 2x इंटू cot 3x इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके 5 सॉल्यूशंस आएंगे, तो ओनली 5, ऑप्शन सी, नॉट मोर देन 5, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन? तो इसका जनरल सॉल्यूशन है ऑप्शन ए n पाई, cos 100x माइनस sin 100x इक्वल टू 1 आए। तो आप देखिए ना, x की जगह आप n पाई रखेंगे तो ही 1 आएगा, बाकी कुछ भी रखें 2n प्लस 1 पाई, मतलब ऑड में पाई अगर रखेंगे, फिर 2n पाई इवन में पाई रखो, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो उससे भी 1 नहीं आ रहा है ना। तो बिकॉज 2n पाई में फिर वो n पाई के लिए भी अगर वर्क कर रहा है तो फिर मैं ऑप्शन सी पे नहीं जाऊंगा, और 2n प्लस 1 पाई पे दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, उस पर भी नहीं करेंगे क्योंकि फिर 0 माइनस 1 हो जाएगा, -1 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर था n पाई। आगे बढ़ते हैं।
कुछ ही सवाल रह गए हैं, खत्म करते हैं इसे। tan a प्लस tan b प्लस tan c अगर k के बराबर है तो cot a इंटू cot b इंटू cot c निकालो। तो इसी को वही tan a tan b tan c इसका फॉर्मूला है, फिर cot a cot b cot c इससे रिलेट करेंगे तो ऑप्शन सी आ रहा था, 3/k। चेक कर लीजिए आपके आंसर्स, 3/k आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। 3/k नहीं, सॉरी 1/k, ऑप्शन बी, यस 1/k। अगला सवाल, साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री किसके बराबर है, इनका प्रोडक्ट। तो ये बराबर है ऑप्शन सी, √5 - 1/8 के बराबर। ठीक है, तो फटाफट आंसर की है, तो फटाफट आपको आंसर बता देता हूं मैं। cos 17 - sin 17 बाय cos 17 प्लस sin 17, तो इसका आंसर तो ऑप्शन डी, cot 62 डिग्री होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x 1 से बड़ा, y 1 से बड़ा, z 1 से बड़ा, ये सब जीपी में है, तो 1/1 प्लस nx, 1/1 प्लस lny और 1/1 प्लस lnz, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर रहेगा। तो ये रहेंगे एचपी में, ये अगर जीपी में है तो एक्स वाई जेड अगर जीपी में है, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू जेड। तो इन तीन टर्म्स को भी मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये एचपी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओमेगा आपको दिया हुआ है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी थी, ये डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई होकर 0 आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज दिस, व्हाट इज द एन टर्म। कक्षा 10वीं का सवाल था ये, आसान था मतलब। ठीक है, सम दिया है, nth टर्म पूछा है, तो एक बार n लगाई हुआ है यहाँ पर, n इंटू 2n प्लस 1, एक बार n-1 रख के बस इन दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करना था आपको, तो ऑप्शन ए आता, 4n-1, करेक्ट। अगला सवाल है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया बी परम्यूटेटेड सच दैट इन ईच कॉम्बिनेशन वोवेल्स वुड ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। परम्यूटेशन पर सवाल था, ऑप्शन बी इसका आंसर है, 6। लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट वोवेल्स एज वेल एज कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 1440। ठीक है, बढ़े आगे। n is the root of the equation x square plus px plus 1 m equal to 0, m इसका रूट है, x square plus px plus n equal to 0। what is the value of p plus m plus n, n इसका रूट है अगर, तो n स्क्वायर प्लस पी एन प्लस एम 0 आ जाएगा, और अगर m इसका रूट है तो m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस एन बराबर 0 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, p प्लस एम प्लस एन, ऑप्शन सी आ रहा है इसका 1। ठीक, अगला सवाल, how many ways can a student choose n-2 courses out of n courses if 2 courses are compulsory। तो n courses में से आपका n-2 कंपलसरी है, और बाकी जो n-2 है उसमें से फिर आपको चूज करना है n-2, है ना। हाँ, 2 कोर्सेज, तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो n-2 n-3/2 आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ, फिर ये डिटर्मिनेंट पे पूछा था, और इस डिटर्मिनेंट का फिर सम पूछा था आपको कि n 1 से लेकर 4 तक dn का सम क्या होगा। ठीक है, तो आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। ठीक है, फॉर n, फिर d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 आपको चाहिए, तो ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर, माइनस। अगला सवाल, दो डिटर्मिनेंट दिए हुए थे। ठीक है, तो मोस्ट क्लोज आंसर इसका PQ इज अ नल मैट्रिक्स, QP इज एन आइडेंटिटी, नहीं इसको तो सॉल्व करिए आप। PQ बराबर QP जो है आ जाएगा, आप प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन QP जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा ऑफ ऑर्डर 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा नहीं आएगा। PQ एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे PQ एक नल मैट्रिक्स, तो 1 और 3 ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका आंसर। अगला सवाल, P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, व्हाट इज डिटर्मिनेंट P। तो डिटर्मिनेंट P आपका, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करी जाए तो उसका डिटर्मिनेंट होता है 0, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करें तो याद रखें ये प्रॉपर्टी है, तो ये 0 है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर। अगला सवाल, x अगर एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x3 का, y एक मैट्रिक्स है 2x3 का, और z है 3x2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ZYX is defined and is a square matrix of order 3, YZX is defined and is a square matrix of order 2, X into YZ is not defined। Select the answer using the code given below। आंसर था इसका ऑप्शन सी, क्या 1 और 3। ZYX डिफाइन होगा, वही आपको कॉलम नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज चेक करना था, YZX भी वैसे ही रहेगा, और YZX फिर डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, 1 और 3 ओनली, आंसर इज ऑप्शन सी।
है ना, ठीक। चलिए, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स बिटवीन, हाँ ये तो बड़ा सिंपल था, √12 √15 इज एन इनफाइनाइट सेट। तो √12 √15 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे तो इसलिए वो सेट इनफाइनाइट सेट होगा। ऑड इंटीजर्स के लेस, तो ऐसा बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल ऐसा ही। तो इसका आंसर था कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन सेकंड करेक्ट नहीं, क्योंकि यहां कंफ्यूजन कहां होता है कि क्या नेगेटिव इंटीजर्स भी ऑड है, तो आंसर इज यस, ऑड होते हैं वो, और इसीलिए ये एक इनफाइनाइट सेट होता है, तो दोनों ही इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर हैविंग ऑल डिजिट्स एज ऑड। हर डिजिट की प्लेस पे आप 5 रख सकते हो, मतलब 5 ही पॉसिबिलिटीज है, 1 3 5 7 9, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हो गया 625, ऑप्शन है। अगर ओमेगा 1 नहीं है, मतलब उसके इमेजिनरी रूट्स को आप बोल रहे हो, देन व्हाट इज 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 100 प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 100। तो इसको आप सॉल्व करें तो आंसर डी आ रहा है, -2 की पावर 100, ये आ रहा है इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। जैसे 1 प्लस ओमेगा की जगह आप माइनस ओमेगा रख दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर यहां भी 1 माइनस ओमेगा की जगह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप माइनस ओमेगा रख दो, तो सिंप्लीफाई करने पर ओमेगा रहेगा ही नहीं, सिर्फ यही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ए और बी अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर, ए बी अगर एक नल मैट्रिक्स है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन बी ज्यादा सही लग रहा है, ए और बी इज अ नल मैट्रिक्स, आइदर ए और बी कोई एक नल मैट्रिक्स होगा, इट्स बेटर। बोथ आर नल मैट्रिक्स ऐसा जरूरी नहीं, कोई एक नल मैट्रिक्स हो तो भी हो जाता है। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, मतलब उनका डिटर्मिनेंट है, तो अगर डिटर्मिनेंट है तो फिर नल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बाइनोमियल थ्योरम पर सीधा सवाल था, इसमें आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को देखना था, ठीक है, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो उस टर्म के हिसाब से जिसमें, ठीक है, जनरल टर्म यूज करके फिर आपको निकालना, तो p प्लस क्यू आ रहा है 7, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, p टाइम्स द क्यू टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू q टाइम्स द क्यू टर्म ऑफ, तो इसका आंसर 0 था, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़े, ln x cube ln x power 5 x greater than 1, which of the following statements is correct, pqr in ap pqr can never be in gp, तो pqr ap में है और pqr gp में भी रहेंगे इसमें, इसलिए स्टेटमेंट नहीं, pqr gp में नहीं रहेंगे, सॉरी pqr ap में रहेंगे और pqr gp में नहीं रहेंगे, करेक्ट करेक्ट, gp में नहीं हो सकते, नॉट इन बोला है ना, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। हाँ जी, ये डिटर्मिनेंट दिया था x, ये बराबर है x प्लस आयोटा y के, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो, x प्लस आयोटा y फॉर्म में लाओ और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लो, दैट इज मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। ऑप्शन बी दैट इज √2 आ रहा था आंसर। चलिए, आखिरी सवाल, ठीक है, आखिरी सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम समेशन n इक्वल टू 1 to 20 i टू द पावर n माइनस 1 प्लस i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1, वेयर आयोटा इक्वल टू आई नहीं, एक्चुअली आयोटा, ये सम जब करते हैं तब 0 आ जाता है, ऑप्शन बी इसका आंसर, ठीक है। तो विद दैट आपका एनालिसिस और आंसर की यहाँ डिस्कस हो जाता है। आई थिंक शायद एक सवाल ऐसा है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन था उसमें ऑप्शन का, तो वो करेक्टेड आपको मिल जाएगा, प्लस शायद एक सवाल ऐसा है जो शायद यहाँ पुट आउट नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, दैट विल बी चेक्ड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड, आप आराम से अपने आंसर्स चेक कर लें कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। सो विद दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर स्टार्टिंग विद आवर 2025 बैच, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग का हमारा बैच एनडीए का हम शुरू कर रहे हैं और 2025 प्रिपरेशन, ठीक है। इसके अलावा वी ऑल्सो प्रोवाइड एट एसएसबी क्रैक एग्जाम्स एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोचिंग, जो इस साल के लिए रहेगा, ठीक है। आप में से जितने लोग जो कॉन्फिडेंट एनफ है कि कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे, तो आप जरूर एसएसबी इंटरव्यू की इस कोचिंग का लाभ उठा सकते हैं, और भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, आप उन्हें जरूर चेकआउट करें, और कोई भी आप कोर्स चेक कर रहे हैं तो डिस्काउंट के लिए 10% का वॉरियर 10 का कोड जरूर यूज करें, ठीक है। तो विद दैट आई साइन ऑफ विद आंसर की एंड द एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।